लाख करोड़ रुपया किसी और के घर से मिला जिसका तृणमूल पार्टी के साथ संबंध हो सकते हैं। तो ये जो दिख रहा है और उसके साथ कोयला, कैटल, स्कूल सर्विस कमीशन, इसमें करप्शन, इतने सारे करप्शन के केसेस आ रहे हैं, इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर आके कलकत्ता में बैठे हुए हैं। सीबीआई के सीनियर ऑफिशियल्स कोलकाता आ रहे हैं ये सब देखने के लिए। इसका जो एक प्रेशर बन रहा है तृणमूल के ऊपर, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसे ही पॉलिटिकल एनालिस्ट अब मानना शुरू कर रहे हैं। मोनिदीपा, सॉरी, मेरा फोन में थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर हो गया था। मैं आपकी बातचीत सुन नहीं पाया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि प्रभाकर जी ने जो बात कही थी उसी बात को मोनिदीपा आपने भी करने की कोशिश की कि दरअसल ममता बनर्जी जिस तरीके से बिहेव करे उसके पीछे के कारण क्या है। बट मोनिदीपा, एक सवाल मेरे मन में और है, वो ये कि ममता बनर्जी जो जब बंगाल का चुनाव हुआ था उसके बाद जिस तरीके से वो लगा था कि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार भी होंगी, सारे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश भी करेंगी और वो बहुत ही मजबूत नेता मानी जाती हैं, क्या इतना असर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या इन्वेस्टिगेशन का होगा कि वाकई में वो मोदी के सामने सरेंडर कर देंगी, या वो टैक्टिकल मूव है उनका? आपको क्या लगता है? जी, टैक्टिकल मूव तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे बोलने से क्या टैक्टिकल मूव हो सकता है। एक तो है कि जो साफ, पर लेकिन 2-3 सर्टेन पॉइंट्स तो ज़रूर है। एक है कि श्रीमती सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी के का एक खास रिलेशनशिप है, ये सभी लोग जानते हैं और वो रिलेशनशिप शायद अब तक बना हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो रिलेशनशिप है ममता बनर्जी का, वो एकदम ठीक नहीं है। तृणमूल के साथ राहुल गांधी का बनता नहीं है। ये हमने मेघालय में भी उस दिन देखा जब राहुल गांधी गए शिलोंग और जाके ना तो बीजेपी को अटैक किया ना एनपीपी, लेकिन तृणमूल पर वो जरूर वार उन्होंने किया, क्योंकि तृणमूल ने कांग्रेस के सारे एमएलए को लेके तृणमूल में लाके वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच ये राहुल गांधी का इक्वेशन बड़ा इट्स वेरी बिटर जो लग रहा है। ये एक फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ इट मीन दिस ईडी प्रेशर, सीबीआई प्रेशर, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। ये हमें शायद नहीं सोचना चाहिए। इसका शायद एक इम्पैक्ट हो रहा है। बिल्कुल, मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेशर है जो काम कर रहा है, जिस वजह से वो शायद थोड़ी सी डरी हुई या सहमी हुई सी भी हो सकती है कि उनके परिवार को दिक्कत ना हो। बट पूर्णिमा जी, ये जो पूरा का पूरा सवाल है, जो क्या जो पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही, जिस तरीके से स्टालिन ने बात की है, फारूक अब्दुल्ला ने भी बातचीत की है, तो उससे एक परसेप्शन ये बना कि विपक्षी एकता जो है अब उसको लेकर एक सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट के बाद से वो मुहिम कमजोर पड़ेगी? आशुतोष जी, कुछ नेताओं ने तो जरूर विपक्षी एकता की बात की है और ये कहा है कि ऑपोजिशन यूनिटी संभव है, लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो इस लाइन से अलग एक लाइन लेके चल रहे हैं और ममता बनर्जी उनमें से एक है। ममता बनर्जी के साथ केजरीवाल जी भी शामिल हैं उसमें और उन्होंने भी उनके तरह कुछ बयान ऐसे दिए हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पे सारी पार्टियां जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हैं वो एक फ्रंट बना के खड़ी हो जाए, इसकी संभावना तो मुझे कम दिखाई दे रही है अभी आज के दिन में। और जैसा कि सबने भी पहले कहा कि ममता बनर्जी का ये रिएक्शन जो कल आया है, मुझे लगता है इसमें बौखलाहट तो थोड़ी ज्यादा है। वो सागर डिगी का जो उपचुनाव बाई इलेक्शन वो हारी है और उसमें जितनी ज्यादा भाई 22,000 वोट असेंबली इलेक्शन के लिए मायने रखते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ी बौखला करके उन्होंने ये बयान दिया है। और खास करके तब जबकि ये सीपीआई-एम और कांग्रेस के बीच में एक मतलब सहमति हो गई थी उस सीट पर। तो ये चीज ममता बनर्जी को मुझे लग रहा है कि थोड़ा परेशान कर रही है। दूसरा, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर अगर अपोजिशन यूनिटी की बात करें तो हाँ, ये सच है कि ममता बनर्जी बहुत वोकल थी इस बारे में, लेकिन जब से ईडी सीबीआई उनके घर तक पहुंच गई, जब अभिषेक बनर्जी और इवन उनकी वाइफ तक को समन्स जारी हुए और उनको बुलाया गया, तो उसके बाद से हमने देखा है कि उनकी जो अटैक है उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम हो गया है। बोलती अभी भी हैं वो, लेकिन उनके अटैक की इंटेंसिटी कम हो गई है। तो एक टैक्टिकल मूव ये हो सकता है ममता बनर्जी का कि अभी बहुत ज्यादा वोकल ना हो, अभी 24 के चुनाव आने में समय बहुत है,
अभी वोकल बहुत ज्यादा ना हो, और जब चुनाव नजदीक आए या मे बी वो एक पोस्ट पोल सिनारियो को ध्यान में हो सकता है रख रही हो, क्योंकि डेफिनेटली वो वेस्ट बंगाल में अपना जो स्पेस है वो सीड नहीं करना चाहेंगी सीपीआईएम और बट पूर्णिमा कांग्रेस जी, के फेवर में। पूर्णिमा जी, मेरा सवाल ये है कि क्या जो पिछले दिनों अपोजिशन यूनिटी की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, प्रोसेस शुरू हुआ था, जो कुछ समय पहले तक लग रहा था कि शायद ये परवान नहीं चढ़ पाएगा, वो परवान चढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट के बाद उस यूनिटी के प्रोसेस को धक्का लगेगा क्या? नहीं, थोड़ा तो धक्का लगेगा, थोड़ा तो धक्का लगेगा, लेकिन उसमें ममता बनर्जी अपना फायदा देख के कि वो कहाँ पे ज्यादा उनको उसमें बेनिफिट होगा, उसके हिसाब से वो चल रही हैं। वो मेरे ख्याल से पोस्ट पोल सिनारियो को ध्यान में रख के अब आगे अपना कोई भी कदम उठाएंगी, क्योंकि उनका जो स्पेस वेस्ट बंगाल में है, जब बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की बात आएगी तो वो सीपीआईएम या कांग्रेस को वो स्पेस कभी भी सीड नहीं करना चाहेंगी। तो मुझे यही लगता है कि टैक्टिकल मूव तो है ही ममता बनर्जी के पार्ट पे ये, दूसरी उसमें थोड़ी बौखलाहट और थोड़ा दबाव, ईडी एंड सीबीआई का दबाव तो है ही, उनके परिवार के ऊपर तो है ही, तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि वो उससे थोड़ा सा संभल के अब बोल रही हैं, और जो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव वो शायद ना हो रही हो बीजेपी के खिलाफ इसके लिए। दूसरा, जैसा कि अभी मोनोदीपा जी ने कहा, राहुल गांधी ने जैसे बयान जाके मेघालय में ममता जी की पार्टी के खिलाफ दिए थे, उससे तो उनको बहुत निराशा जरूर हुई होगी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि गोवा में इन्होंने कांग्रेस को डैमेज करने के लिए सीटें हमारी सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारे, तो उसका जवाब तो उन्हें देना ही था कहीं ना कहीं। ये बात सच है कि सोनिया जी के साथ उनका बहुत अच्छा एक पर्सनल इक्वेशन है, लेकिन सोनिया जी के साथ जिन नेताओं के इक्वेशन थे, हम अभी देख रहे हैं ये कांग्रेस में राहुल जी के साथ वो बात नहीं है, उनकी बिल्कुल दूसरी टीम है, उनका अपना काम करने का रवैया भी अलग है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि राहुल जी ने अब जब एक फोर फ्रंट पे आके खेलना शुरू किया है, तो लोगों के विचार, लोगों के मत बदलेंगे उनके आने के बाद से।